सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज चैप्टर नंबर 1। बच्चों, मैंने पहले भी इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों, आज मैं इसका पुनरावृत्ति करने लगी हूँ चैप्टर नंबर 1। तो सब बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज किताब को खोल करके बैठ जाइए। तो मैं आज चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज मैं आप लोगों को फिर से इसके बारे में, इस लेसन के बारे में आज मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1 भारत की खोज का पहला पार्ट नंबर 1 का नाम है अहमदनगर का किला। बच्चों, आज हम अहमदनगर के किले के बारे में चर्चा करेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक को खोल करके बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं जिस पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से उस पर टिक लगाते जाना है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अहमदनगर का किला। बच्चों, इसमें ये किताब किसने लिखी है? नेहरू जी ने लिखी है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी पिक्चर आ चुकी है। ये किताब लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बच्चे आप लोगों को पता ही होगा कि वह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्हें बच्चों को से बहुत ही, जो ये नेहरू जी थे उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा ही लगाव था, बहुत बच्चों को प्यार करते थे और इनको गुलाब का फूल बहुत पसंद था। ये हमेशा अपनी जेब में गुलाब का फूल लगाया करते थे और बच्चे इनको प्यार से क्या कह के पुकारते थे? चाचा कह करके पुकारते थे। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। किनका जन्म? नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। 14 नवंबर को ही हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। जो अहमदनगर का बच्चों जो किला है वो महाराष्ट्र में पूना के पास है और इसमें इन्होंने बताया है कि इस किले की जेल में लाया गया था। उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उनके अनुभव हुए, ये सब नेहरू जी ने इस किताब में के माध्यम से हमें बताया है। उनके अनुभव क्या थे, क्या क्या उनके साथ हुआ और इन सब का बताया इस घटना में। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अहमदनगर का किला। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी पिक्चर आ चुकी है। आज हम इस पे डिस्कस करने लगे हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा भी और उसको सुनिएगा भी। अहमदनगर का किला, कहते हैं ये घटना 13 अप्रैल 1944 में नेहरू जी ने बताया कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते हुए दूजे के चांद ने हमारा स्वागत किया और शुक्ल पक्ष, बच्चों आपकी बुक में भी शुक्ल पक्ष के बारे में बताया गया है कि शुक्ल पक्ष, बच्चों उस पे शुक्ल पक्ष के जो शब्द आया है उसके नीचे बच्चों आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से उसको अंडरलाइन कीजिए। नेहरू जी को अहमदनगर की जेल में जब लाया गया तब क्या था? शुक्ल पक्ष था। अब बच्चों आप लोग पूछेंगे शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है? तो शुक्ल पक्ष को बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक में जो शुक्ल पक्ष का जो सेंटेंस जो शब्द आ गया है उसको आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से अंडरलाइन कीजिए। फिर मैं इसका अर्थ बताती हूँ कि शुक्ल पक्ष क्या है। कि शुक्ल पक्ष था जब नेहरू जी को अहमदनगर की जेल में लाया गया। तो बच्चों, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से शुक्ल पक्ष का अर्थ है कि एक महीने को हम 2 भागों में हम बांट देते हैं या बांटा जा सकता है, उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और ये शुक्ल पक्ष का अर्थ है कि 15 दिनों का समय को ही शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जो रात के समय
नेहरू जी को किस समय लाया गया था? रात के समय लाया गया था। कहाँ पर? अहमदनगर की जेल में लाया गया था। और बंदी जीवन का जो उसका साथी था वो क्या था? चांद था। और उसका साथी चांद था। जैसे जैसे चांद बढ़ता है, घटता है, वैसे वैसे ही नेहरू जी का भी जो साथी था वो उनके रूप से उनके हर समय उनके साथ साथ चलता था। कहते हैं उस समय शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता था तो ऐसा मुझे याद दिलाता था कि मेरा कारावास का 1 महीना और बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थाई, बच्चों स्थाई पे भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। उसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला। स्थाई का मतलब हमेशा साथ रहने वाला। स्थाई, सहचर। बच्चों अब एक शब्द और आ गया है, सहचर। सहचर का मतलब होता है मित्र। बच्चों जो शब्दों का मैं अर्थ बताती जा रही हूँ उसके नीचे आप लोगों ने बच्चों अंडरलाइन करनी है पेंसिल से और उसका अर्थ लिखना है ताकि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सहचर का मतलब होता है मित्र। सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। बच्चों अब हम इसके पहले पॉइंट को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों इसकी पिक्चर आ चुकी है। बच्चों आप लोगों की बुक में इसका पहला पॉइंट है अतीत का भार। पहला पॉइंट है अतीत का भार। और बच्चों अतीत का भार इसका मतलब है, इसका अर्थ है, बच्चों पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, अतीत का भार इसका अर्थ है जो बीत चुका है। तो बच्चों आइए अब इस पॉइंट्स के ऊपर भी अब डिस्कस करते हैं कि अतीत का भार क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी का मतलब होता है बच्चों कि पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई करना, अच्छे अच्छे खूबसूरत से फूल लगाना गमलों में, क्यारियों में, उसे बोलते हैं बागबानी। तो मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? चाचा नेहरू ने बागबानी करना वहां पर शुरू कर दिया। अहमदनगर किले में मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया और मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने जो मिट्टी थी या मकबरे थे और अवशेषों से भी भरी हुई थी। क्योंकि ये इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्बस्ती देखी थी। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसे कोई विशेष की अहमियत भी नहीं थी, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीबी। चांद बीबी का नाम एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठा करके अपनी सेना का क्या किया? नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी क्या हो गई? उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या उसके अपने ही एक किसी आदमी ने कर डाली जब उसने अपनी सेना के विरुद्ध जो भी उसका अपना क्या कहते हैं
अकबर की शाही सेना के विरुद्ध जब हाथ में तलवार उठा ली तो उसने अपनी सेना को सुरक्षित करने के लिए उसने नेतृत्व किया और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों से हुई। फिर है खुदाई के दौरान हम जमीन की सतह पर बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ की खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुलबंदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सकते और क्योंकि ना तो उनके अधिकारों से इनकी मौजूदगी मिली और ना ही हमें हमारे पास इस काम को जारी करने के साधन थे। अब अपने खुदारों और छोड़ करके हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता तब कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता और मैं उसके बाद में लिख सकता, ना ही पैगंबर ना की भूमिका निभा सकता, ना ही फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। मगर बचा रहा है कि ये अतीत, पर मैं उसके बारे में भी नेहरू जी ने कहा कि बचा रहा है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह की विचित्रपूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने बारे में या अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक ही राहत दिलाता है। और बच्चों, नेहरू जी ने ये भी बताया कि जब वो कारावास में थे तो उनका साथी चांद था। कहते चांद को देखकर भी उन्हें प्रेरणा मिलती थी कि ये जो कठिन समय है वो भी जरूर खत्म हो जाएगा। जैसे कभी कभी चांद हमें कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल गोल दिखाई देता है, तो नेहरू जी ने चांद को देखकर भी उससे भी बहुत सारी प्रेरणा ली कि चांद कभी घटता है कभी बढ़ता है। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो हमें उन कठिनाइयों से भागना नहीं है, उन कठिनाइयों को हमें डटकर मुकाबला करना है और उनको हमें विजय करना है, और ये जो कठिन समय है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसी प्रेरणा चांद को देख करके नेहरू जी को मिलती थी। और बच्चों, नेहरू जी ये भी कहते थे कि ना ही मैं पैगंबर की भूमिका करता हूँ और ना ही मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहा है कि अतीत पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आप आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने भी एक बार कहा था कि इसी तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाती है।
अब बच्चों चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। बच्चों ये अतीत का भार का पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको इस पॉइंट का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ गया है आपका सेकंड पॉइंट, अतीत का दबाव। बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाए। आशा करती हूँ कि अतीत का दबाव, कहते हैं अतीत का दबाव कि दबाव भला हो या बुरा हो, अतीत का जो दबाव है भला हो या बुरा हो, दोनों तरह अभिभूत। बच्चों अभिभूत शब्द भी आपकी ये इस पे आ गया है, तो बच्चों उसको भी पेंसिल में आपने अंडरलाइन कीजिए। अभिभूत का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभावित करता है। तो कभी कभी ये दबाव दम घोट होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर हमारी विरासत क्या है? आखिर हमारी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का इसे मानवता ने दर्शाए हजारों साल के दौरान हासिल किया है? सबकी और सबकी विजय, उसकी विजय का, उनकी उल्लास का और अपनी पराजय। तो बच्चों उन्होंने बोला कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिन्हें मानवता के दरिद्रों में हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुख श्रृंखला का, मानव के उन ऐतिहासिक अंग्रेज जो भी ऐतराज जो होते हैं अंग्रेज, वो ऐतिहासिक कार्यों का इनकी शुरुआत युगों पहले हुई है, और साथ ही उन सब का भी जिनमें पूरी मानव जाति की जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उसका सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है कि जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है कि जो हमारे रक्त और मांसपेशियां और अस्थाई में समाई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की एक बात लंबे समय तक अरसे तक चली आ रही है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने के बाद एक लंबे अरसे से मेरे मन में ये घर किया कि मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाइयाँ और जटिलता मुझे भयभीत करती हैं और मुझे लगता है कि मैं स्तरीय तौर पर इसका स्पर्श कर सकता हूँ। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता का दर्जा दिया गया, हजारों साल के दौरान हासिल किया गया, उसकी विजयों के उल्लास का,
उनकी पराजयों के दुखद का यंत्र का मानव के उन हैरतगर्द ऐतिहासिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती हैं। मैं इन सब का वारिस हूँ और साथ ही मैं उन सब का भी आभार करता हूँ जो मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासी की विरासत पर एक खास बात करते हैं और मैं अनोखी नहीं कि जो जिनके भी विचार, क्रियाकलापों और जितने भी ऐसे ही लोग हैं जो वर्तमान के रूप में बना हुआ है, हमारे भावी रूप हैं और इसी विशिष्ट विरासत का विचार वर्तमान पर इसे लागू करने का एक लंबे समय पे अरसे मेरे मन में क्या कर दिया, घर कर गया। और मैं इसी बारे में लिखना चाहता हूँ क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिनसे हम दूर नहीं भाग सकते, उनका हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे जीवन का हमें पालन करना है और ऐसे जो भी मुसीबतें हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी कठिन समय आता है, उनमें हमें भागना नहीं है, उन्हें हमें डट करके मुकाबला करना है। बच्चों, नेहरू जी ने इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के भारत की आज़ादी तक विकसित हुए भारत की बहुविधि और ये संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से भी विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। और इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई ये पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना, समझना चाहते हैं। बच्चों, जो मैंने अभी आपको अहमदनगर किले के बारे में जो मैंने आज बच्चों जो भी चैप्टर पढ़ाया आपको, भारत की खोज का पहला चैप्टर के बारे में बच्चों मैंने डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका आ गया है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए और कि पहला बच्चों प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय विरासत की क्या विशेषताएं हैं। पहला प्रश्न है भारतीय विरासत की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी। तीसरा प्रश्न है चांद बीबी की हत्या किसने की। चौथा प्रश्न है नेहरू जी ने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया। तो बच्चों ये 4 प्रश्न हैं बच्चों आप लोगों ने अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सफाई से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत सफाई से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बच्चों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लोगों ने पढ़ना है और पढ़ करके इनके आंसर्स को आपने अपनी CW में यानी हिंदी नोटबुक में इसको लिखना है। तो बच्चों अब आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बच्चों।